जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड इतिहास के चैप्टर 4 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस वीडियो में हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जो किसान आंदोलन हुए हैं गांधी जी के द्वारा, जो किसान आंदोलन किया गया है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। यह जो वीडियो है इस चैप्टर का 5वां भाग है। बाकी के जो 4 भाग हैं उसके वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसान आंदोलन, जिसमें कि चंपारण सत्याग्रह भी मुख्य रूप से आएगा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था में बार बार पड़ने वाले अकाल से त्रस्त थी। यहाँ पे 19वीं सदी में यानी कि 1850 के बाद भारत में लगातार यहाँ पे अकाल पड़ रहा था, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरा चरमरा गई थी, गिर चुकी थी, एकदम अस्त व्यस्त हो चुकी थी। भूख से लाखों कृषक एवं अन्य कमज़ोर वर्ग के लोगों की मृत्यु हो रही थी। जो भी किसान वर्ग से थे या कमज़ोर वर्ग के जो लोग थे, उनके यहाँ पे भूख के कारण मृत्यु भी हो रही थी। 1876 से 78, 1896 97, 1899 से 1900 के बीच में बहुत ही भीषण यहाँ पे अकाल पड़ा, जिसके कारण यहाँ पे एक चीज़ होने लगा था कि जो सरकार यहाँ पे ब्रिटिश सरकार जो नीति बना रहा था किसानों के खिलाफ, तो उससे यहाँ पे कई सारे हानिकारक घटनाएं भी घट रही थी। अकाल जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इन सब चीज़ों से यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया था कि अगर भूमि पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, बहुत ज़्यादा कर लगाया जाए, तो उसका परिणाम क्या होता है, ये लोगों को समझ में आने लगा था। और इसी वजह से भारत के अलग अलग जगह पर किसान जो है इसके खिलाफ, इन नियमों के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन करना शुरू कर दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भू राजस्व नीतियों में परिवर्तन और विभिन्न टेनेसी एक्ट पारित करने पड़ गए, परंतु ये पर्याप्त नहीं थे। तो जब यहाँ पे किसान लोगों ने आंदोलन शुरू किया उसके खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, उसके नीति के खिलाफ, तो यहाँ पे अंग्रेजी सरकार ने बहुत सारे भू राजस्व नियम भी बनाए, बहुत सारे नियमों में परिवर्तन भी किए, लेकिन जितना इसमें सुधार किया गया था वो इस समय के लिए पर्याप्त नहीं था, इसमें और सुधार की आवश्यकता थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 के बाद प्रारंभिक 15 से 20 वर्षों तक कृषक समस्याओं को लेकर कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया था। हम सभी जानते हैं, आगे पढ़ना भी है राजनीतिक दल के बारे में, जब पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में हुई। और 1885 से लेकर के 15-20 साल तक अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने किसी भी तरह से यहाँ पे किसानों के लिए, उनके समस्याओं के लिए किसी भी तरह का कोई विशेष काम नहीं किया था। हालांकि कांग्रेसी अपने हर अधिवेशन में इन विषयों पर ध्यान देने का प्रयास करते थे, यानी कि इनकी समस्याओं पर ध्यान देते थे, लेकिन कोई खास इसमें सुधार नहीं कर पाए थे। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में पदार्पण के साथ ही किसान आंदोलन को एक नई दिशा मिली। जब 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं, तो वहीं से भारतीय किसान का एक आंदोलन शुरू होता है। इसको एक नया दिशा मिलता है, क्योंकि इस किसान आंदोलन को यहाँ पे लीड करने का काम करेंगे महात्मा गांधी, वही इसका नेतृत्व करेंगे। तो यहाँ से किसान आंदोलन को एक नया दिशा मिलता है, एक नया रास्ता मिलता है। भारत के विभिन्न जगहों पर हुए प्रमुख किसान आंदोलन, जिन्हें राष्ट्रीय आंदोलन का पथ प्रदर्शन किया, इस प्रकार थे। तो यहाँ पे गांधी जी के आने के बाद कई सारे आंदोलन चले, और ये सभी किसान आंदोलन आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलन को मार्ग प्रदर्शन किया। यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अब इसमें कौन कौन से आंदोलन थे उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। बंगाल तथा बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। बिहार और बंगाल में यहाँ पे एक प्रणाली चलता था, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था, यानी कि 20 बीघे, अगर 20 कट्ठा आपके पास ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठे ज़मीन में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, उसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। और इससे यहाँ के किसानों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। विशेषकर बिहार में नील्हे गोरों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 जो 3/20 है, इस हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। तो वही जो बताएं, तो बिहार के किसान जो हैं उनको 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में यहाँ पे नील की खेती करना पड़ता था, और इसी से इनका हालत और दयनीय हो चुका था। यह समानता सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। अब यहाँ पे जो किसान भूमि पे जो नील की खेती नहीं करना चाह रहे, उसके पीछे वजह ये था कि नील की खेती करने से उसमें बहुत ज़्यादा उर्वरा शक्ति की आवश्यकता होती है,
और भूमि का उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाता है, अगला फसल उसमें न के बराबर होता है, एक तरह से वो ज़मीन कुछ वर्षों के लिए बंजर हो जाती है। तो इस वजह से किसान को नील की खेती करना पसंद नहीं था। लेकिन यूरोपीय बाज़ार में नील की मांग ज़्यादा थी, इसलिए अंग्रेज यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती करके नियम कानून बना करके यहाँ के किसानों से नील की खेती करवाता था, उसे नील की खेती करने के लिए मजबूर करता था। तो यहाँ पे ये एक समस्या थी। 1908 में तीन-कठिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाया गया था, इसमें कोशिश की गई थी कि सुधार किया जाए, लेकिन इससे जो किसान की हालत बिगड़ रही थी उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं होता है। बागान मालिक किसानों को अपनी उपज एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें ही बेचने के लिए बाध्य करते थे। एक तो पहले कि यहाँ पे किसान खेती करने के लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ज़मीन बंजर हो जाती है। दूसरी तरफ अगर किसान खेती कर भी लिया तो यहाँ पे जो उपज होगा वो बागान मालिक से ही बेचना पड़ेगा, और बागान मालिक उसका रेट तय करता था कि कितने दाम पर हमें खरीदेंगे, और किसान जो है उतने दाम पर नील बेचने के लिए मजबूर होता था। जो भी दाम मिलता था उसी दाम में इनको बेचना पड़ता था। ये जो राशि होती थी बहुत ही कम होती थी। इस समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन करना शुरू कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप विश्व के बाजारों में भारतीय नील की मांग गिर गई। इसी समय एक घटना क्या हुआ था कि जर्मनी में लोग यहाँ पे लैब में ही नीला जो रंग होता है नील के रंग का, वो लैब में बनाना शुरू कर दिए थे, और इसके कारण जो विश्व बाजार है वहाँ पे अब जर्मनी के जो कृत्रिम रंग है नीला, उसकी मांग ज़्यादा हो गई थी, और जो भारत से नील के खेतियों करके जो नील जाता था उसका मांग कम हो गया था, इसकी बाजार गिर गई थी। चंपारण के अधिकांश बागान मालिक यह महसूस करने लगे कि नील के व्यापार में अब उन्हें अधिक मुनाफा नहीं होगा। जब बाजार गिरने लगा तब बागान मालिक को ये एहसास हो गया कि अब मार्केट बैठ सकता है, अब पहले जितना यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मुनाफे के बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने घाटे को किसान पर लादना शुरू किया। तो बागान मालिक को जो भी नुकसान होता था वो किसान से वो वसूल लेते थे। इसके लिए जो रास्ते उन्होंने अपनाए उसमें किसानों ने यह कहा गया कि यदि वे उन्हें एक बड़ा मुआवजा दे दें तो किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिल सकती है। इसके अतिरिक्त उन्हें लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दी। तो कि यहाँ पे जो बागान मालिक है वो अपने यहाँ पे जो नील के खेती में जो इनको नुकसान हो रहा है, बागान मालिक उसको पूरा करने के लिए क्या करता है कि किसानों के पास एक शर्त रखता है कि अगर एक राशि फिक्स करता है कि इतना राशि अगर किसान सब मिलकर दे दे तो हम नील की खेती करने के लिए उसे बाध्य नहीं करेंगे। अब वहाँ से इसको जो भी उसको नुकसान हुआ वो इस तरह से वो अपना जमा करेगा। और दूसरा चीज़ कर दिया है कि यहाँ पे टैक्स को बढ़ा दिया, जो भूमि कर था, लगान था, उसको भी बढ़ा दिया था ताकि जो नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति की जा सके। नीलहों के इस अत्याचार से चंपारण के किसान बहुत ही त्रस्त हो चुके थे, परेशान थे। इसी समय 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल ने सबका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराया तथा महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध किया। तो उसी टाइम पे 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में, वहाँ गांधी जी भी आए हुए थे, और बिहार का एक किसान भी वहाँ पे गया हुआ था जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल। तो वहाँ पे जाता है और बिहार के जो नीलहों की जो हालात है, जो नीले किसान के हालात है, उसके बारे में वो वहाँ पे जा कर के बताता है, और गांधी जी से वो आग्रह करता है कि आप चंपारण आइए और सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कीजिए। जब गांधी जी इसके लिए तैयार हो जाते हैं, और जब गांधी जी मोतिहारी चंपारण जिला कार्यालय भी पहुँचते हैं तो उनकी उपस्थिति को जन शांति के लिए एक खतरा समझा गया। गांधी जी इसके लिए तैयार होते हैं, और जैसे ही वो मोतिहारी पहुँचते हैं चंपारण में, तो वहाँ पे सरकार कहती है कि इससे शांति को खतरा होगा, लोग उपद्रव मचाएंगे, और इसलिए यहाँ पे सरकार द्वारा उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दे दिया जाता है कि आप जल्द से जल्द चंपारण छोड़ दें। लेकिन गांधी जी वहाँ से नहीं जाते हैं। गांधी जी अपना जनता के प्रति दायित्व को समझते हैं और इस आदेश को मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम चंपारण से वापस नहीं जाएंगे, सत्याग्रह आंदोलन होगा। तत्काल में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जिला न्यायालय में मुकदमा भी उन पर चलाया जाता है। तो जब गांधी जी सरकार की बात नहीं मानते तो उनको गिरफ्तार करके वहाँ जिला न्यायालय जो है उसमें मुकदमा भी उन पर चलाया जाता है। परंतु बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्यायालय को ये आदेश दिया कि इस मुकदमे को वापस ले लिया जाए, और इसके साथ साथ गांधी जी को भी किसी प्रकार के आंदोलन करने से निषेध किया गया कि उनको भी करने दिया जाए।
कहा गया कि गांधी जी को छोड़ दिया जाए और वो किसी तरह के यहाँ पे आंदोलन नहीं करेंगे। परंतु उन्होंने किसानों के कष्टों के बारे में जानकारी हासिल करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी दे दी गई। एक चीज़ कर दिया गया कि ठीक है, गांधी जी सत्याग्रह नहीं करेंगे, उनको छोड़ दिया जाए, और जो किसान की समस्या है उसको सरकार खुद समझे, उसका रिपोर्ट इकट्ठा करे, पता करे कि कहाँ पे क्या समस्या है। तो ये भी आज़ादी दे दिया गया था। इस क्रम में गांधी जी ने पहली बार बिहार के किसानों की समस्याओं, विशेषकर चंपारण के किसानों की समस्याओं को समझा था और उसके लिए सरकार से बात किए थे। तो यहाँ से इनका चंपारण सत्याग्रह एक तरह से सफल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो किसानों की मांग थी वो एक तरह से मान ली जाती है। गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया। गांधी जी को इस कमेटी के सदस्य बनाया गया। इस कमेटी ने यह सिफारिश दी कि 3 कठिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाए और इसके साथ ही अन्य कर भी समाप्त कर दी जाए। तो गांधी जी को जेल में डाला गया, उनको छोड़ भी दिया गया। सरकार इसके लिए काम भी कर रही है। यहाँ पे चंपारण एग्रियन कमेटी भी बनाई है, गांधी जी को उसका सदस्य भी बनाया गया है। 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त करने की भी बात की गई है और बाकी के जो कर बढ़ाए गए थे, अलग अलग प्रकार के जो कर लग रहे थे, टैक्स लग रहे थे, उन्हें भी ख़त्म करने की बात यहाँ पे की गई थी, जो कि किसानों को देने पड़ते थे। जो किसान को टैक्स देना पड़ता था उन सभी को यहाँ पे ख़त्म करने की बात की गई थी। बढ़ा गई लगान के दर भी कम की जाए और जो वसूली अवैध रूप से किसानों से की जा चुकी थी उसका 25% किसानों को लौटाया जाए। एक और नियम बना कि जो यहाँ पे लगान की कीमत बढ़ाई गई है, दर जो बढ़ाया गया उसको कम किया जाए और जो लोग इस बढ़े हुए कीमत में अपना लगान दे चुके हैं उनको 25% तक वापस लौटा दिया जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति 100 रुपये दे चुका है दर बढ़ने के बाद, तो 25 रुपये उसको वापस उसमें से लौटाया जाएगा। ये भी नियम यहाँ पे बनाया जाता है। कमेटी के इन सिफारिशों को 1919 में चंपारण एग्रियन एक्ट के रूप में पारित किया गया। 1919 में इसके लिए एक कानून भी बना दिया गया जिसे हम लोग चंपारण एग्रियन एक्ट के नाम से जानते हैं। यद्यपि यह आंदोलन किसानों की समस्याओं से संबंधित था, ये जितना भी समस्याएं हैं वो किसान से संबंधित था, परंतु गांधी जी के अधिकांश सहयोगी जो शिक्षित मध्यम वर्ग से थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, इन सभी ने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। गांधी जी का इन लोगों ने बढ़ चढ़ के यहाँ पे सपोर्ट किया, उनका समर्थन किया। ऐसे आंदोलन तो था ये किसानों के लिए, लेकिन ये लोग जो राजनीति से जुड़े हुए थे, अलग अलग कार्यों से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने भी यहाँ पे गांधी जी का समर्थन किया था और आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसके अलावा जो स्थानीय महाजन थे, गांव के जो मुख्तियार थे, उन सभी ने गांधी जी को सहयोग दिया था, उनके आंदोलन में साथ दिया था। चूँकि गांधी जी ने इस आंदोलन में अपने सिद्धांतों में सत्य और अहिंसा को आधार बनाया था, इसलिए इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। गांधी जी जो आंदोलन किए हैं, जितना भी आंदोलन किए हैं, वो सत्य और अहिंसा के आधार पे ही किए हैं। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह है वो भी सत्य और अहिंसा पे था, इसलिए इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। भारत में गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था और वो एक सफल सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद होगा खेड़ा आंदोलन। देश के अन्य भागों में भी किसान के आंदोलन हो रहे थे। गुजरात के खेड़ा जिले में भी गांधी जी के ने लगान की माफ़ी के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया। जो गुजरात में खेड़ा जगह है वहाँ भी किसान आंदोलन कर रहा था लगान की माफ़ी के लिए, और इसमें गांधी जी यहाँ भी समर्थन कर देते हैं कि किसानों को लगान माफ़ होना चाहिए, क्योंकि सन 1917 में अधिक बारिश के कारण खरीफ की फसल है वो ख़राब हो चुकी थी। 1917 में बहुत ज़्यादा बारिश हो गया था और खरीफ फसल ख़राब हो चुकी थी, जिससे यहाँ पे किसान लगान देने में सक्षम नहीं था और सरकार से वो मांग कर रहा था कि लगान कम किया जाए। लगान कानून के अंतर्गत ऐसी स्थिति में लगान माफ़ी के प्रावधान नहीं था। अब तक ऐसा नियम नहीं बना था कि बारिश हो जाएगा, आपका फसल बर्बाद हो जाएगा तो लगान माफ़ हो जाएगा। तो उसी के लिए यहाँ पे सरकार से किसान मांग कर रहा था कि ये नियम लाया जाए और किसानों का जो लगान है वो माफ़ किया जाए। सरकार ने इस आधार पर यह मांग अस्वीकार कर दिया कि किसानों को लगान नहीं देने के लिए बाहर के लोग भड़का रहे थे। सरकार के पास जब ये मांग रखा जाता है तो सरकार मना कर देता है, कहता है कि किसान लगान दे सकता है, बस बाहर के कुछ लोग हैं जो इन लोगों को लगान के नाम पे भड़का रहे हैं, इसलिए ये नियम नहीं बनेगा, किसानों को लगान देना पड़ेगा। सरकार का यह आरोप निराधार था। सरकार जो ये आरोप लगाया था वो किसी तरह से सही नहीं था। 22 जून 1918 को यहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। यहाँ भी सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिए, जो वस्तुतः 1 महीने तक जारी रहा। इसी बीच रबी की अच्छी फसल होने और सरकार द्वारा भी
दमनकारी उपाय समाप्त करने से स्थिति काफ़ी बदल गई और गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो 22 जून 1918 को गांधी जी खेरा के किसानों के लिए सत्याग्रह शुरू करते हैं। फसल अच्छी हो जाती है, स्थिति में सुधार हो जाता है, सरकार भी कुछ हद तक सुधार कर देती है। तो 1 महीने बाद गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, यानी कि गांधी जी का ये दूसरा आंदोलन भी सफल रहता है। इस सत्याग्रह के द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में भी किसानों में अंग्रेजों के शोषणमूलक कानूनों के विरोध करने का साहस जग गया था। तो इस तरह से यहाँ पे खेरा आंदोलन सफल होता है। उसके बाद है मोपला विद्रोह। आज के जो केरल राज्य है उसके मलबार तट पर भी किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। केरल राज्य के मलबार तट पे मोपला स्थानीय पट्टेदार और खेतिहर थे, उन्हीं को मोपला कहा जाता था, जो इस्लाम धर्म को मानते थे, जबकि स्थानीय नंबूदरी एवं नायर भूस्वामी उच्च जातीय हिंदू थे। तो जो मोपला विद्रोह हो रहा है इसमें वहाँ के जो पट्टेदार और खेतिहर हैं वो मोपला हैं और वो इस्लाम धर्म के समर्थक हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं। और जिनका ज़मीन है, जो भूमि के मालिक हैं, वो एक हिंदू व्यक्ति थे जिन्हें नंबूदरी या नायर के नाम से जाना जाता है। तो ये लोग हिंदू धर्म के थे। अन्य भूस्वामियों की तरह इन्हें भी सरकारी संरक्षण प्राप्त था। जिस तरह से भारत में भूस्वामी को संरक्षण प्राप्त था, उसी तरह से यहाँ के हिंदू जो भूस्वामी हैं, भूमि के जो मालिक हैं, उनको भी संरक्षण प्राप्त था। पुलिस एवं न्यायालय इनका समर्थन करती थी। 19वीं शताब्दी में मोपला किसानों को का लगान का बोझ बढ़ा और भूमि संबंधी उनके अधिकार नियंत्रित किए जाने लगे। इससे उत्पन्न असंतोष ने किसानों एवं जमींदारों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी, जो दुर्भाग्यवश सांप्रदायिक हिंसा में परिणत हो गई। तो जब मोपला किसानों पे लगान बढ़ाया गया, उन पे कर्ज बढ़ाया गया, तो ये लोग इससे खुश नहीं हुए और असंतोष के कारण ये लोग संघर्ष करना शुरू कर दिए। किसान में, भूस्वामी में संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष शुरू हुआ था भूस्वामी में और जो काम करने वाले मोपला किसान थे उनके बीच, लेकिन देखते ही देखते ये रूप ले लिया सांप्रदायिक का, यानी कि धर्म का। धर्म के नाम पर ये हिंसा शुरू हो गया, ये संघर्ष धर्म के नाम पर शुरू हो गया था। सन 1921 में एक नई स्थिति उत्पन्न हुई जब कांग्रेस ने किसानों के हित में भूमि एवं राजस्व सुधार की मांग की और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। जब कांग्रेस ने 1921 में खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया और मोपला विद्रोह का जो किसान के मांग था खेतिहर पट्टेदार का, उसको सही ठहराया, तो ये और जो स्थिति है वो और गड़बड़ा गई और यहाँ पे जटिल बन गई, क्योंकि कांग्रेस एक तरह से यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा था कि कांग्रेस किसान का सही मायने में समर्थन कर रहा है, बल्कि ये देख के जोड़ा जा रहा था कि किसान, यहाँ पे कांग्रेस जो है वो किसान का नहीं मुस्लिम लोगों का समर्थन कर रहा है, क्योंकि इसी टाइम पे खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया गया था। तो कांग्रेस को एक तरह से मुस्लिम पार्टी के साथ जोड़ के देखा जा रहा था कि ये मुस्लिम का समर्थक है। इसी नई स्थिति से उत्साहित होकर मोपला विद्रोहियों ने एक धार्मिक नेता अली मुसलियार को अपना राजा घोषित कर दिया और सरकारी संस्थाओं पर हमले भी आरंभ कर दिए थे। तो जब यहाँ पे कांग्रेस इसका समर्थन करता है, बाद में मोपला के जो भी विद्रोही हैं वो अली मुसलियार को अपना राजा घोषित करते हैं और सरकारी संस्थाओं को लूटना शुरू कर देते हैं। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 1921 में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई भी आरंभ किया गया। जब सरकारी जगहों पर ये लोग लूट मार शुरू किए तो इनके खिलाफ सरकारी कार्रवाई भी शुरू किया गया। दिसंबर तक 10,000 से अधिक विद्रोही को मार दिया गया। 50,000 से अधिक यहाँ पे विद्रोहियों को बंदी बना लिया गया और इस तरह से ये विद्रोह भी धीरे धीरे समाप्त हो गया, मोपला विद्रोह भी खत्म हो गया। तो ये था हमारा मोपला विद्रोह। आगे है यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह, जो कि यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया था। फरवरी 1928 में इसी प्रकार गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुक में भी लगान वृद्धि के खिलाफ किसान में असंतोष की भावना जगती है और वो लोग यहाँ पे आंदोलन करना शुरू करते हैं। सरकार द्वारा गठित बारदोली जांच आयोग की सिफारिशों से भी किसान असंतुष्ट रहे, वो इनको पसंद नहीं आया और उन्होंने सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। तो बारदोली, गुजरात के बारदोली नाम के जगह पे भी यहाँ पे किसान जो लगान बढ़ाया गया उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। इसमें वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही। जो बारदोली सत्याग्रह है, एक तरह से कह सकते हैं कि इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर है, तो इनका बहुत बढ़िया भूमिका रहा। इसी अवसर पर सरदार भी कहलाए। यहाँ पे जब ये आंदोलन का नेतृत्व किए तो यहाँ पे बारदोली आंदोलन में, सत्याग्रह में महिलाएं भी साथ थी
और महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, इनको सरदार कह करके बुलाई थी। तो यहाँ पे बारदौली सत्याग्रह में ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी मिलती है। उन्होंने किसानों की समस्या के प्रति बुद्धिजीवियों को भी जागृत किया, जो भी उस टाइम के पढ़े लिखे लोग थे उनको जगाए, उनको समझाए, उनको साथ में आंदोलन में लाए। महिलाओं को भी इसमें भागीदारी का अवसर प्रदान किया गया, महिलाएं भी इसमें बारदौली सत्याग्रह में शामिल हुई। किसानों के समर्थन में बम्बई में रेलवे हड़ताल हुआ। के.एम. मुंशी तथा लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बम्बई विधान परिषद की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया। तो यहाँ पे के.एम. मुंशी और लालजी नारंगी भी इसमें समर्थन कर रहे हैं। बम्बई रेलवे में हड़ताल करके वहाँ भी किसान आंदोलन का जो बारदौली सत्याग्रह है उसका समर्थन किया जा रहा है। फलस्वरूप सरकार ने ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में नई जांच समिति का गठन करना पड़ा। यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है ब्लूमफील्ड और एक है मैक्सवेल। इन दोनों के नेतृत्व में एक जांच बैठाई जाती है कि बारदौली का जांच किया जाए कि वहाँ किसानों की स्थिति को, जिसमें इस वृद्धि को अनुचित माना गया। जो यहाँ पे टैक्स को बढ़ाया गया था, तो ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल ने जब जांच की तो वो बताया कि जो टैक्स बढ़ाया गया है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना चाहिए। इस वृद्धि को अनुचित माना गया और लगान के दर में सरकार ने कमी की। यहाँ पे जब मैक्सवेल और ब्लूमफील्ड अपना रिपोर्ट वहाँ देता है तो सरकार वहाँ पे लगान के दर में कमी करता है और इस प्रकार यह आंदोलन भी सफल ढंग से संपन्न होता है, सफल रहता है। आंदोलन पूरे तरह से सफल माना जाता है। तो इस तरह से बारदौली आंदोलन हुआ था। अभी हम लोग को आगे जो पढ़ना है उसमें हम लोग किसान सभा का जो गठन हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, आगे के जो वीडियो आएगा उसमें। फिर जनजातीय विद्रोह जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और मजदूर आंदोलन जो हुआ है उसके बारे में भी पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई है उसके इतिहास को देखें कि आखिर ये कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई है। तो इन सभी टॉपिकों को हम लोग अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।